राकेश त्रिपाठी, अब आपकी दृष्टि में अगर कुछ और समझ में आया हो आपकी नजर से तो बताइए जरा। रंजीत जी, मेरी जहां तक जानकारी है, शिवपाल सिंह यादव हिंदी भाषा के जानकार है, हिंदी में बोल रहे हैं। वो अरबी, फारसी, उर्दू या किसी रशियन, फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि उसको अजीज खान जी को इंटरप्रिटेट करना पड़े, उसको सबको समझाना पड़े। बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। शिवपाल सिंह यादव अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ही धमकाने का काम कर रहे हैं और खुली धमकी है, सबके बीच में दी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि निर्वाचन आयोग उनकी इस धमकी का संज्ञान भी लेगा। और धमकाने की ये पुरानी आदत के आप कहेंगे तो मैं दर्जन भर उदाहरण गिना दूंगा कि कैसे मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ ठाकुर को फोन करके जसराना की याद दिलाई थी कि जसराना में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और फिर छोड़िए मुलायम सिंह यादव जी की बात, मैं हालिया इनका 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी इनके प्रत्याशी थे और अब्बास अंसारी ने कहा था सरकार आने दो, उसके बाद अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, एक एक अधिकारी का पहले हिसाब किताब करेंगे। अखिलेश भैया से बात हो गई है। हाँ, अलग बात है, उनका हिसाब किताब चल रहा है, इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, शिवपाल सिंह यादव को यह बात एहसास करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में निजाम बदल गया है। यह समाजवादी पार्टी का निजाम नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ना मानो हमारी तो इरफान सोलंकी से पूछ लो। इरफान सोलंकी जो जाकर के डॉक्टरों को पीटने का काम कर रहे थे अस्पताल में घुस करके, आज पूछिए उनसे, वो बताएंगे। ना मानिए तो आजम खान साहब से पूछ लीजिए। ये सारे वो लोग हैं जो कलेक्टर से जूता पुछवा रहे थे। ये सारे लोग बदजुबानी करने में, गुंडई करने में, लफंगई करने में, दादागिरी करने में तो पास तो बिल्कुल तमाम सारे मेरिट होल्डर्स लोग हैं। और इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, उत्तर प्रदेश इस भाषा को जानता है, पहचानता है, आपके चरित्र को जानता पहचानता है, कोई चूक नहीं हुई है। शिवपाल यादव ने अपने चरित्र को दिखाया है और उत्तर प्रदेश की जनता इसका पूरा हिसाब करेगी। आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा सा इश्तेहार दिया है, बड़ा सा विज्ञापन छपा है सारे अखबारों में, बड़ी सी वॉशिंग मशीन और उससे धूल के निकलते हुए नेता जो कि भाजपा का ओढ़े हुए हैं शॉल। तो भाई ये एक परसेप्शन तो बन ही रहा है। देखिए, एक बात मैं रंजीत जी बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा और मुझे लगता है इसमें कुछ सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश उनके इस वाक्य पर भरोसा करता है, इस गारंटी पर भरोसा करता है। और इसीलिए आज खलबली है पूरे विपक्ष में, क्योंकि आज भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की आज जब कार्रवाइयां होती है, आज जब रुपयों की बरामदगी होती है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लोगों में पीड़ा होना स्वाभाविक है। कई प्रकार के आरोप लेकर के आएंगे। मुझे याद है 2019 के चुनाव में पूरा मुद्दा कैसे बनाया था कि चौकीदार चोर है, राफेल में चोरी की है, राफेल करते करते राहुल फेल हो गए। जब लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामलों को लेकर के गए, अभी कह रहे हैं कि कोर्ट के सामने हम पेश नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, एजेंसीज कोई भी आपने अपनी रिपोर्ट पेश करे, कोर्ट को अधिकार होता है, वो एजेंसीज की रिपोर्ट को खारिज कर सकती है और नए तरीके से फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकती है। और कोर्ट को इनहेरेंट पावर होती है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर वो देश में संविधान ने पूरी ताकत दी है कोर्ट को। लेकिन अब ये कोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट अगर किसी को बेल नहीं दे रही है तो मानने को तैयार नहीं है। हाँ, किसी को बेल मिल जाती है तो जश्न जरूर मनाने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिस तरह से ये घोषित किया है, ये भी बिल्कुल शिवपाल सिंह यादव की तरह ही खुली धमकी है। और ये प्रयास है कि टूटती बिखरती हुई अपनी पार्टी को कैसे बचाए रखा जा सके, क्योंकि जमीनी नेता तो एक एक करके इनकी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ, आप एक जमीन वाले विशेषज्ञ नेता जिनका जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में पहले किया, जो जमीनों के लिए बहुत कुख्यात है, जमीनों से जिनका पुराना नाता है, अब वो कांग्रेस की जमीन बचाने के लिए मैदान में सीधे उतर आए हैं कि अब तो किसी में दम नहीं बचा। राहुल प्रियंका हिम्मत नहीं लड़ पा रहे हैं कि हम अमेठी और रायबरेली से लड़ें, अब मुझे मौका दिया जाए, मैं जमीनों का जानकार व्यक्ति हूं, कांग्रेस की जमीन बचा लूं। मुझे लगता है धमकियों का क्या खेल चल रहा है और जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ भी चलेंगे। सूर्या मैथिल के वाला का दावा भी आपके सामने कि अगर राहुल लड़ गए तब तो कमाल ही हो जाएगा, 3.5 लाख वोट से कम से जीतेंगे नहीं हो। फिर क्यों छोड़कर वायनाड चले गए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप अगर समझा पाएं। वाड्रा के लड़ने का आधार क्या है? मुझे लगता है नहीं रंजीत भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, तहसीन भाई से आग्रह है, रॉबर्ट वाड्रा के लड़ने का आधार क्या है? मैंने कहा ना, क्या जमीनों से उनका जुड़ाव है, इसलिए वो आज कांग्रेस की जमीन बचाना चाहते हैं? केवल यही एकमात्र आधार है? आप अमेठी रायबरेली के लोगों को क्या मानते हैं? क्या वो किसी राजवंश का हिस्सा है? क्या वो गुलाबी मानसिकता के साथ जीते हैं? क्या वो इस बात के लिए अभिशप्त है कि वो नेहरू गांधी परिवार के लोगों को ही चुने? अरे ये मुगालता टूट चुका है। 2019 के चुनाव में अमेठी ने मुगालता तोड़ दिया है और अमेठी में श्रीमती स्मृति ईरानी जी को चुन करके अपना साफ संदेश दे दिया है। और यह संदेश इस बार रायबरेली से भी साफ दिख रहा था। इसीलिए आज श्रीमती सोनिया जी ने पहले ही राज्यसभा की राह पकड़ ली, टाटा बाय बाय कर दिया, हाथ का पंजा दिखा दिया रायबरेली के लोगों को कि हमारी हिम्मत नहीं है रायबरेली में लड़ने की। और उसका साफ कारण है,
समाजवादी पार्टी की बैसाखी से अमेठी और रायबरेली लड़ते थे। अब समाजवादी पार्टी की बैसाखी खुद कमजोर हो गई है, वो सहारा कैसे दे दे? मनोज पांडे मुख्य सचेतक जो रायबरेली से विधायक हैं, वो पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हो गए हैं। अमेठी में गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हो गए हैं। अब सपा की कमजोर बैसाखी है तो कैसे खड़े हो पाए? अकेले दम में क्षमता नहीं है। दावा तो आप चाहे तो तहसीन पूनावाला भी कर सकते हैं, इनका भी कुछ रिश्ता है परिवार से, ये उस आधार पर ये भी दावा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इनका दावा शायद रॉबर्ट वाड्रा के दावे से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि कम से कम रोज टीवी पर आकर के कांग्रेस के पक्ष में दो चार बातें कहते तो है। रॉबर्ट वाड्रा से बेहतर प्रत्याशी हो जाएंगे।